Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today, the topic I am going to discuss with you is biotransformation. Biotransformation is also known as drug metabolism. So, let's start our topic. Before going into the detail of biotransformation, you should be very clear what is the elimination of a drug. Let's suppose a patient comes to you and you advise him to take a drug regularly. He takes that drug by oral route. After coming into the gastrointestinal tract, that drug is absorbed into the blood. As soon as it reaches into the systemic circulation, that drug start performing its pharmacological action. After some time, the action of that drug is terminated. So this process of termination of drug action is known as elimination of drug. So this is just a simple definition. Process of termination of drug action is known as elimination. Then there are two ways in which drugs can be eliminated. One is biotransformation and the other is excretion. नाउ एक्सक्रीशन पर हमारा एक सेपरेट लेक्चर पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है और उसमें हमने ये प्रूव किया है कि किस तरह एक्सक्रीशन के नतीजे में ड्रग का एक्शन टर्मिनेट हो जाता है. इट इज़ जस्ट लॉजिकल कि जब कोई ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो गई तो अब वो अवेलेबल ही नहीं है फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करने के लिए. सो एज अ रिज़ल्ट उसका एक्शन टर्मिनेट हो गया. तो आज के लेक्चर में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन. So what is biotransformation? Simply chemical alteration which a drug undergoes within a living body is called as biotransformation. जब हम किसी पेशेंट को कोई ड्रग एडमिनिस्टर करें तो जब उसकी बॉडी के अंदर आने के बाद उस ड्रग के अंदर कौन सी केमिकल अल्टरेशन होंगी, कौन सी तब्दीलियां होंगी, कौन सा पोर्शन उसमें ऐड होगा, कौन सा रिमूव होगा, वट एवर. तो सिंपली हम कहेंगे कि जो केमिकल अल्टरेशन ड्रग की एक लिविंग बॉडी के अंदर आ रही हैं, दैट इज़ सिंपली कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. द मेजर ऑर्गन इन विच बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज आवर liver, but it can also occur in some other organs like gut, blood, skin, kidneys, lungs, adrenal glands. इन सारे ऑर्गन्स के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन जो मेजर ऑर्गन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो लीवर है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग्स बिकम मोर वाटर सोल्यूबल एंड देयरफॉर आर रेडिली एक्सक्रीटेड. ये हम जब आगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के रिएक्शन देखेंगे, फ़ेज़ 1 मेटाबॉलिज्म, फ़ेज़ 2 मेटाबॉलिज्म, तो उसमें हम ये लॉजिकली प्रूव करेंगे कि किस तरह बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में ड्रग्स ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो जाती हैं. राइट नाउ जस्ट बिलीव मी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में ड्रग्स ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो जाती हैं. अब ये बात तो हम आगे प्रूव करेंगे. जो अगली बात है एंड आर रेडिली एक्सक्रीटेड, ये बात हम अभी प्रूव कर देते हैं कि जब कोई ड्रग वाटर सोल्यूबल हो रही है ज़्यादा तो उसका एक्सक्रीशन से क्या ताल्लुक़ है. ये हम एक्सक्रीशन के टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर जस्ट मैं सिर्फ उसकी एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ. सो दिस इज़ रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग. ये बात हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि जब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर होती है तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड फॉर्म में होता है और कुछ पोर्शन फ्री होता है. और ये हम किडनी की फिजियोलॉजी से अच्छी तरह जानते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का साइज़ चूँकि लार्जर होता है इसलिए वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती और वो फ़िल्टर नहीं होती. लिहाजा वो तमाम चीज़ें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड हैं वो भी फ़िल्टर नहीं होंगी. इसीलिए ड्रग का वो पोर्शन जो फ्री है सिर्फ वही ही फ़िल्टर होता है. इसलिए आप यहाँ पर देखें, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ओनली फ्री ड्रग इज़ फिल्टर्ड और विच इज़ अनबाउंड टू प्रोटीन. पहली बात. दूसरी बात ये है कि ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर होती है तो उसका कुछ पोर्शन आयोनाइज होता है और कुछ पोर्शन आयोनाइज नहीं होता. सो कौन सा पोर्शन फ़िल्टर होगा, आयोनाइज या अनआयोनाइज. तो एज यू कैन सी हेयर आई
I is written, I means ionized and N represent non-ionized. So both are filtered. As you can see here, ionized portion is also filtered and non-ionized portion is also filtered. But reabsorption is different for both of these portions. As you can see here, non-ionized portion can cross lipid bilayer, so it can be actively secreted and it can also be reabsorbed. लेकिन जो आयोनाइज्ड पोर्शन है वो चार्ज्ड है, वो पोलर है, जबकि लिपिड बाइलेयर जो है, हमारी मेम्ब्रेन जो है, वो नॉन पोलर है. एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये पोलर है और मेम्ब्रेन जो है वो नॉन पोलर है. इसीलिए जो आयोनाइज पोर्शन है, वंस इट इज़ विद इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, सो ये उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकता. इसीलिए जो एक्टिव ड्रग एक्सक्रीट होती है वो सिर्फ उसका आयोनाइज्ड पोर्शन एक्सक्रीट होता है, नॉन आयोनाइज्ड पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है. अब अपनी पिछली स्लाइड पर वापस आएँ कि as a result of biotransformation drugs become more water soluble. वाटर क्या है? पोलर है, और वाटर के अंदर कोई चीज़ तब तक सोल्यूबल होगी जब वो पोलर होगी. सो हम ये कह सकते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन ड्रग्स बिकम मोर पोलर. और जब कोई ड्रग ज़्यादा पोलर है तो इट मीन्स वो ज़्यादा चार्ज है, उसका आयोनाइज पोर्शन ज़्यादा है, और जब आयोनाइज पोर्शन ज़्यादा है तो उसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो सारे का सारा जो है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा. इसीलिए जब कोई ड्रग ज़्यादा वाटर सोल्यूबल बन रही हो तो वो ज़्यादा आयोनाइज्ड हो जाती है, और जब ज़्यादा आयोनाइज्ड हो तो उसकी रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कम हो जाती है, और एज अ रिज़ल्ट उसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है. देन ओकेजनली ड्रग्स बिकम लेस वाटर सोल्यूबल. ये बात हम डिस्कस करेंगे कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में मोस्टली ड्रग्स वाटर सोल्यूबल होती हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में लेस वाटर सोल्यूबल हो जाती हैं. अब वो लेस वाटर सोल्यूबल हो रही हैं तो इट मीन्स उनका आयोनाइज पोर्शन कम होगा और उनकी रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और एक्सक्रीशन कम होगी. फॉर एग्जांपल डायाज़ेपाम, जब इस when these drugs undergo biotransformation, it is converted into desmethyl diazepam, and this drug is less water soluble. So as a result of biotransformation ये क्या हो गई? ये less water soluble में convert हो गई. ये वही बात है जो हम डिस्कस कर चुके हैं. Then effects of biotransformation on pharmacological action. बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में ड्रग्स के अंदर 3 चेंजेस आती हैं. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो इनएक्टिव हो जाती हैं. दे आर कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट. दिस प्रोसेस इज़ ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स. ज़्यादातर ड्रग्स इनएक्टिव हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो पहले से इनएक्टिव होती हैं, और जब उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं. लेकिन ये कुछ ड्रग्स हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रग जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में इनएक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज़ मोस्ट कॉमन एंड यूजुअल. ये जो है ये कुछ ड्रग्स के लिए, कुछ ड्रग्स के केसेस में सही है. फॉर एग्जांपल फिनेसिटीन, ये एक ड्रग है. दिस इज़ प्रो ड्रग. प्रो ड्रग का मतलब जो इनएक्टिव फॉर्म होती है ड्रग की, जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, उसको हम प्रो ड्रग कहते हैं. सो ये प्रो ड्रग की जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पैरासीटामोल. नाउ पैरासीटामोल इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट एज इट कैन परफॉर्म इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन. सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनते हैं कुछ ड्रग्स के. देन देयर आर सर्टेन ड्रग्स, जब उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है सो उनके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाती हैं. यानी कोई ड्रग है वो किसी और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है. वो पहले वाली भी ड्रग जो थी, वो पहले वाली ड्रग भी एक्टिव मेटाबोलाइट था, वो इनएक्टिव नहीं था, और जो मॉडिफिकेशन के बाद बना है वो भी एक्टिव प्रोडक्ट है. लेकिन फ़र्क ये है कि उनके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में. नाउ व्हाट आर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंजाइम्स. जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हमने कहा ड्रग मेटाबॉलिज्म, सो इस ड्रग मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन एंजाइम्स को
हम जनरली दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. वन इज़ माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड द अदर आर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. So what are microsomal enzymes? As the name indicates, these enzymes are located within the microsomes. Now the question arises, what are microsomes? Coming toward this picture, as you can see here, this is rough endoplasmic reticulum and this is smooth endoplasmic reticulum. And as you can see here, this is a mixture, homogenized mixture of smooth and rough endoplasmic reticulum. तो जब हमने इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की, एज यू कैन सी हियर दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन, सो ये वेसिकल बन गए हैं. दीज हेट्रोजीनस वेसिकल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर नोन एज माइक्रोसोम्स. एज यू कैन सी हियर, यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह का है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह का है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे उस वेसिकल बन चुका है. सो वो सिंपली कहें तो वो वेसिकल्स, वो हेट्रोजीनियस वेसिकल जो रफ जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव हों, उनके कंपोनेंट्स हों, उनको हम माइक्रोसोम्स कहते हैं. सो इन माइक्रोसोम्स के अंदर हमारे पास जो एंजाइम्स लोकेटेड होंगे और बायो ट्रांसफॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेंगे, उनको हम माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहेंगे. सो most important microsomal enzymes are these two, cytochrome P450 and cytochrome P450 reductase. These are the primary components of this system. दो एंजाइम जो है इसका प्राइमरी कंपोनेंट है माइक्रोसोमल एंजाइम इसका. अब हम इनका बेसिक मैकेनिज्म देखते हैं कि ये साइटोक्रोम P450 और साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. As you can see here, this is P450. It is a heme containing microsomal enzyme. As you can see here, Fe3 positive, so it represents heme. So ये heme containing एक एंजाइम है. अब इसने बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपना एक रोल प्ले करना है. कैसे? सो जब भी कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आई, तो हम पहले उसकी डेफिनेशन कर चुके हैं कि जब बॉडी के अंदर आने के बाद उसके केमिकल अल्टरेशन जो उसके अंदर आती हैं, उसको ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. अब ये ड्रग जो है ये हमारी बॉडी के अंदर आ चुकी है. अब इसके अंदर केमिकल अल्टरेशन होने जा रही हैं और उसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? साइटोक्रोम P450 एंड इट इज़ अ हीम कंटेनिंग ग्रुप. तो सबसे पहले स्टेप में क्या आता है कि ये एंजाइम जो है इट बाइंड्स विद अ ड्रग. तो यहाँ ड्रग भी फ्री फॉर्म में थी और ये एंजाइम भी फ्री फॉर्म में था, और एज अ रिज़ल्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये एंजाइम के साथ जो ड्रग है वो बाइंड कर गई. वंस ड्रग इज़ बाउंड विद द साइटोक्रोम P450, सो उस पूरे प्रोडक्ट की रिडक्शन होती है. रिडक्शन जहाँ पर आ रही है तो इसका मतलब कोई रिडक्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए होंगे. तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा एंजाइम है साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, इट कम्स इनटू एन एक्शन. और हमें पता है कि कोई भी रिडक्टेज कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई मटेरियल ना हो. देखिए, अगर एक बंदा है उसने कोई चीज़ बिल्ड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कारपेंटर है तो उसने चेयर बनानी है, सो वो जितना भी महारत रखता हो वो उस वक्त तक चेयर नहीं बना सकता जब तक उसके पास लकड़ी ना हो. सो इसी तरह ये साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ना हो, रिड्यूसिंग एजेंट ना हो. सो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? NADPH प्लस H पॉजिटिव. In the presence of this reducing agent, this NADPH dependent cytochrome P450 reductase reduces this product. So as you can see here, यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव था और यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है. सो जब कभी पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो इट मीन्स उसकी रिडक्शन हुई है. अब ये जो हमारा प्रोडक्ट था ये रिड्यूस फॉर्म में हो गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए होती है इस प्रोडक्ट को. सो यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी. सो अब जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो इस रिड्यूस प्रोडक्ट के साथ बाइंड करेगी. एज यू कैन सी हियर,
ये रिड्यूस प्रोडक्ट के साथ ये मोलिकुलर ऑक्सीजन बाइंड कर गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में दिस प्रोडक्ट यूटिलाइजेस 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव उसको रिक्वायर होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और करता क्या है कि एज यू कैन सी है दिस इज O2। सो इसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। एक ऑक्सीजन के एटम को क्या करता है, ये उस ड्रग के अंदर इंड्यूस करवा देता है, उसकी एक ऑक्सीजन एटम की इस ड्रग के अंदर इंडक्शन हो जाती है, और जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है इट इज़ रिड्यूस टू वाटर। एज यू कैन सी हेयर यहाँ पर 2H पॉजिटिव थे, सिर्फ एक ऑक्सीजन यहाँ से आया और ये हमारे पास वाटर बन गया, जबकि जो दूसरा ऑक्सीजन है वो इस ड्रग के अंदर इंड्यूस हो गया। एज यू कैन सी हेयर दिस इज ड्रग, और ये उसके साथ OH आ गया, बाइंड फॉर्म में हो गया। अब नेक्स्ट फिर क्या होता है कि ये एंजाइम भी फ्री हो जाता है और ये ड्रग भी फ्री हो जाती है, लेकिन आप देखें उसके अंदर एक चेंज आ गई। जब वो पहले आई थी तो उसके साथ कोई OH नहीं लगा हुआ, जब वो सेकेंड रिलीज़ हुए यहाँ से तो उसके साथ एक OH लगा हुआ है, और OH जो है ये चार्ज होता है, तो एज अ रिज़ल्ट ड्रग क्या बन गई, पोलर। अब ये ड्रग पोलर बन गई तो ये वाटर सोल्यूबल हो गई, और जब ये वाटर सोल्यूबल होगी तो ये रेडली एक्सक्रीट हो सकती है। वही बात जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताई थी, मैं पीछे करके आपको वो दिखा देता हूँ। ये ड्रग्स बिकम मोर वाटर सोल्यूबल एंड आर रेडली एक्सक्रीटेड। अब इसी चीज़ को हमने आगे प्रूव कर दिया उसके एक्शन सारा देख के। माइक्रोसोमल एंजाइम्स, एक और बात ये है इनके बारे में कि ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं ये प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, जबकि जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स है वो उनका बहुत ही लिटिल रोल होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के में। देन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, दीज आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा एक बड़ा प्यारा सा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया शो किया हुआ है, ये एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे मेटाबोलाइज फ्यूअर कंपाउंड्स, बहुत ही थोड़े से कंपाउंड्स हैं जिनके मेटाबॉलिज्म में माइक्रोसोमल की जगह नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द जो हमारी ड्रग्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारा जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है ये हम उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है, उसके नतीजे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो दो फेजेस के अंदर होता है, पहला है फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म और दूसरा है फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म। फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर होता क्या है कि ड्रग्स आर कन्वर्टेड टू more water soluble forms through non-synthetic reactions with the help of microsomal enzymes. So ये अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। सबसे पहले नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं। सो फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म में ये होता है कि माइक्रोसोमल एंजाइम जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं और उनका सारा मैकेनिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं, उन माइक्रोसोमल एंजाइम्स की मदद से नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस के थ्रू जो हमारी ड्रग्स हैं वो ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो जाती हैं। जैसा कि मैं आपको पीछे रिवर्स करके दिखाऊं, एज यू कैन सी हियर दिस इज़ ड्रग and it has been converted into a more water soluble compound through non-synthetic reactions with the help of microsomal enzyme. As you can see here, this is a microsomal enzyme, this is also a microsomal enzyme. So हम कह सकते हैं कि दिस इज़ फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म, कि फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म में ऐसे होता है कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स की मदद से एक ड्रग को ज़्यादा वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस, वो नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। सो जब ऐसा हो तो दिस इज़ कॉल्ड एज फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म। जो फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है कि एडिशन ऑफ अ स्मॉल एंडोजीनियस मॉलिक्यूल टू फेज़ 1 मेटाबोलाइट। जैसा कि हमें पता है कि फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने फ्री ड्रग पकड़ी थी और उसके अंदर अल्टरेशन करा के उसे ज़्यादा वाटर सोल्यूबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करा दिया। अब वो जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बना है फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, उसके साथ जब हम किसी एक और
स्मॉल एंडोजीनियस मॉलिक्यूल की एडिशन करवाएं तो ये हमारा जो फेज़ होगा मेटाबॉलिज्म का वो होता है फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म। अब इसके अंदर मोस्टली सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म के अंदर। फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं और फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म में सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं। अब सिंथेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं और नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जैसा कि अभी हमने रिएक्शंस इन्वॉल्व इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, हमें पता है कि नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस हैं और सिंथेटिक रिएक्शंस हैं। नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म में होते हैं और सिंथेटिक रिएक्शंस फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म के अंदर होते हैं। नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस कौन कौन से हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। सो जब हम किसी भी ड्रग की ऑक्सीडेशन करवाएं या उसकी रिडक्शन करवाएं या उसकी हाइड्रोलिसिस हो, इन तीनों रिएक्शंस के नतीजे में और माइक्रोसोमल एंजाइम्स की मौजूदगी में जब कोई ड्रग ज़्यादा वाटर सोल्यूबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगी तो दिस इज़ कॉल्ड एज फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म। अब दोबारा आप उस स्लाइड पे आएँ, अब ये आपको वो समझ आ जाएगी। So drugs are converted to more water soluble forms through non-synthetic reactions with the help of microsomal enzyme। नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस का मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस। और फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म में हम उसकी एडिशन करवाते हैं थ्रू सिंथेटिक रिएक्शंस। फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म में सिंथेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ये वाले। वो एसिटाइलेशन हो सकता है, वो अल्काइलेशन हो सकता है, वो ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। सो ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये सिंथेटिक हैं। तो अब हम इन रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल के अंदर देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ऑक्सीडेशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन विच अकर्स इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑक्सीडेशन जो है सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। जैसा कि हमने ये पीछे मेटाबॉलिज्म का मैकेनिज्म देखा, दिस इज ये देखें, ये ऑक्सीजन है और ये फिर ऑक्सीडेशन होती हुई उसके अंदर ये ऑक्सीजन का एटम इंड्यूस हो गया। सो ऑक्सीडेशन इज़ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन विच अकर्स ड्यूरिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऑक्सीडेशन भी दो टाइप्स की है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ड्रग, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर माइक्रोसोमल एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और कुछ ड्रग्स के केस में नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो जब जब कभी माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे तो ऑक्सीडेशन की जो टाइप्स होंगी वो अलग होंगी, और जब नॉन माइक्रोसोमल इन्वॉल्व होंगे तो ऑक्सीडेशन और तरह की होगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब माइक्रोसोमल एंजाइम इन्वॉल्व हों तो ऑक्सीडेशन किस तरह की होती है। ये 8 तरह की ऑक्सीडेशन है, इनके जस्ट आपने नेम याद करने हैं और एक एक एग्जांपल याद कर लेनी है कि कौन कौन सी ड्रग जो है वो किस तरह की माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन को फॉलो करती है। सबसे पहले हाइड्रोक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। सो ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग्स हों उनके अंदर हाइड्रोक्सीलेशन, ये भी एक माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन की टाइप है और इसको फॉलो करती है एसिटेनिलिड। दैन एलिफेटिक हाइड्रोक्सीलेशन मेफ्रोबामेट, then de-alkylation mephobarbital, O-de-alkylation codeine, N-oxidation aniline, sulfoxidation chlorpromazine, deamination amphetamine and desulfuration parathione। तो ये सारी आपने याद कर लेनी है, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ खास नहीं है। ये थी माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन की टाइप्स। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन की टाइप्स, और ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज कन्वर्ट हाइपोजेंथीन टू ज़ैंथीन एंड ज़ैंथीन टू यूरिक एसिड। जब हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया था तो उसके अंदर जब यूरिक एसिड की फॉर्मेशन डिस्कस की थी कि यूरिक एसिड कैसे बनता है, तो उसमें हमने ये प्रोडक्ट बनवाए थे, बीच में हमारा हाइपोजेंथीन बना था और ज़ैंथीन भी। तो वहाँ पर एक एंजाइम हमने डिस्कस किया था ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज हाइपोजेंथीन को कन्वर्ट करा देता है ज़ैंथीन के अंदर और फिर ज़ैंथीन को कन्वर्ट करा देता है यूरिक एसिड के अंदर। अब हमारे पास एक ड्रग होती है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल क्या करती है, वो इस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देती है। जब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिट होगा तो ना हाइपोजेंथीन कन्वर्ट होगा ज़ैंथीन के अंदर
और ना ही फिर जेंथीन आगे कन्वर्ट होगा यूरिक एसिड के अंदर। तो एज अ रिजल्ट यूरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो एलोप्यूरिनोल कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट। तो वो इसी तरह यूज़ होती है कि वो जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देती है। देन ये वाला हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट्स टायरोसिन टू डोपा डाईहाइड्रोक्सी। टायरोसिन क्या है? टायरोसिन और कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। यानी फिनाइल एलानिन जो हमारा अमाइनो एसिड है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन करा दो, टायरोसिन बन गया। तो टायरोसिन की जब हाइड्रोक्सिलेशन हो तो ये डोपा में कन्वर्ट हो जाता है। डोपा क्या है? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। कि अगर उसकी एक बार हाइड्रोक्सिलेशन हो तो टायरोसिन, और जब दो बार हो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो हमारा प्रोडक्ट हो तो एज अ रिजल्ट हमारे पास डोपा बन जाता है। और ये जो कन्वर्जन है ये भी नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन की एक टाइप है। देन हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स। तो ये भी नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन की एक एग्जांपल है। देन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, जो अभी हम नॉन सिंथेटिक रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हमने डिस्कस कर ली, अब है रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। जो ऑक्सीडेशन थी वो माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम्स में डिफरेंट थी, लेकिन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस जो है वो माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम में बिल्कुल सिमिलर हैं। कोई उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन और डिवीजन नहीं है। एग्जाम्पल में आप याद रख लें कि रिडक्शन के लिए क्लोरल हाइड्रेट की रिडक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस के लिए एसिटाइल कोलिन। ये आपने एग्जाम्पल डिस्कस करनी है। So these were non-synthetic reactions which occur during phase 1 metabolism with the help of microsomal enzyme. Then है conjugation. This is synthetic reaction. तो synthetic reaction जो है वो कब होता है? वो phase 2 के दौरान होता है, जिसमें हम phase 1 मेटाबोलाइट जो है उसके साथ कोई स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड करवा देते हैं। अगर वो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म के नतीजे में मेटाबोलाइट बना था उसके साथ हम ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड करवा रहे हैं। सो उसी से हमने इसको नाम दिया है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल फिनोल्स। और अगर हमारा जो फेज़ 1 मेटाबोलाइट है उसके साथ हम ग्लाइसिन ऐड करवा रहे हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड एज ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। एग्जांपल इज़ बेंजोइक एसिड। और अगर हम फेज़ 1 मेटाबोलाइट के साथ सल्फेट ऐड करवा रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज सल्फेट कॉन्जुगेशन। एग्जांपल्स आर एरोमेटिक अमाइंस। सो कॉन्जुगेशन इज़ जस्ट नथिंग कि कोई भी हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको हम ऐड करवाएं फेज़ 1 मेटाबोलाइट के साथ। अब वो ग्लूकोरोनिक एसिड हो सकता है, वो ग्लाइसिन हो सकता है, वो सल्फेट हो सकता है। इसकी आप एग्जांपल देख लें। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, वो ये है कि जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वो ड्रग्स ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो गई ना। अब जब वो ड्रग्स ज़्यादा वाटर सोल्यूबल हो गई और फिर हमने फर्दर उसकी कॉन्जुगेशन करवा दी, तो जब उनके साथ कॉन्जुगेशन होती है ड्रग्स फेज़ 1 मेटाबोलाइट के साथ, जब कोई और मॉलिक्यूल आकर लगता है तो वो मज़ीद वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। और जब वो ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होंगे वो ज़्यादा पोलर होंगे, तो इट मीन्स उनकी एक्सक्रीशन मज़ीद बढ़ जाती है और उनका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो पोलर बन गई ना, चार्ज बन गई। अब वो जब चार्ज बन गई तो वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस ही नहीं कर सकेगी, सेल के अंदर नहीं पहुंच सकेगी, तो उसका एक्शन भी ख़त्म हो जाता है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेशन। देन अदर टाइप ऑफ सिंथेटिक रिएक्शन इज एसिटाइलेशन, इट इज़ फॉलोड बाय सल्फोनामाइड्स। और फिर तीसरा है मिथाइलेशन, इट इज़ फॉलोड बाय एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। ये एग्जांपल जो है ना ये आपने याद कर लेनी। अगर आपको याद अभी नहीं भी रहती तो जब ओवरऑल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो याद रह जाएंगी। लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व हैं, उसमें हो क्या रहा है बेसिकली, उसके नतीजे में ड्रग्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और ड्रग की फिर जो एक्सक्रीशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ड्रग के एक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। सबसे पहला है एज। एज के साथ ड्रग मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। एज किस तरह ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करती है? फॉर एग्जांपल जो हमारा फीटस है,
फीटस के अंदर माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट भी हो सकते हैं। सो लिहाजा जब उसकी बर्थ हुई, वो न्यू बॉर्न है, तो उसके अंदर अभी माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम इतना ज़्यादा डिवेल्प नहीं हुआ। सो उनके अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा नहीं है। लिहाजा उन पेशेंट्स के अंदर, उन न्यूनेट्स के अंदर ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हुए स्पेशल केयर की ज़रूरत है। तो पहली बात यह है कि जो मेटाबॉलिज्म है हमारा, वो एज से रिलेटेड है, और इसी तरह जब ओल्ड एज में बंदा चला जाता है तो उसमें लीवर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लीवर के फंक्शंस डिक्रीज़ हो जाते हैं। और हमें पता है कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसका मेजर ऑर्गन लीवर है। जब लीवर के ही फंक्शन कम हो गए तो फिर ऑब्वियसली ड्रग मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया। सो इस तरह ये एज के साथ भी रिलेटेड है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पैथोलॉजिकल कंडीशंस कैसे कि सिंस वी नो दैट लीवर इज़ द मेजर ऑर्गन इन विच ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ गोइंग ऑन। सो अगर उस पर्सन को कोई लीवर डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का लीवर फेल हो जाता है, लीवर फेलियर है उसको, कोई और लीवर की डिजीज़ है, तो उसके फंक्शंस कम हो गया, और जब फंक्शन कम हो गया तो ड्रग मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया। सो दिस इज़ द एग्जांपल हाउ पैथोलॉजिकल कंडीशंस इन्फ्लुएंस ड्रग मेटाबॉलिज्म। तीसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरह ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करती है। हमें पता है कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए, एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मोस्ट ऑफ, कुछ राइबोजाइम्स को छोड़ के ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सो अगर आपको स्टारवेशन है या मेल न्यूट्रिशन है, सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ स्टारवेशन एंड मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स जो अमाउंट है वो बॉडी के अंदर कम होती है, और जब प्रोटीन्स की अमाउंट कम है तो एंजाइम्स भी कम बनेंगे, और जब एंजाइम की फॉर्मेशन ही कम है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी कम होगा। सो दिस इज़ हाउ न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस ड्रग मेटाबॉलिज्म। देन स्पीशीज़ डिफरेंस। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होता डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही ड्रग एक पकड़ के बंदे को भी खिला दें और एक एनिमल को भी खिला दें, एक कुत्ते को खिला दें या बिल्ली को खिला दें, किसी और जानवर को खिला दें, तो उन दोनों के अंदर जो ड्रग मेटाबॉलिज्म का रेट है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा। स्पीशीज़ के अंदर भी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल जो हम लैब के अंदर एनिमल यूज़ करते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो उनके अंदर ड्रग मेटाबॉलिज्म का रेट फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। सो लिहाजा अगर हम वही एनिमल यूज़ करके अपना किसी ड्रग की मेटाबॉलिज्म का रेट चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल सिमिलरली उसको हमने ह्यूमंस पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि उनके अंदर ड्रग मेटाबॉलिज्म फास्टर होती है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्पीशीज़ डिफरेंस। देन है जेनेटिक डिफरेंस। अगर स्पीशीज़ सेम भी हो फिर भी हर बंदे के अंदर जो है वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म सिमिलर नहीं होता, जेनेटिक डिफरेंस होते हैं। किसी के अंदर वो फास्टर होगा मेटाबॉलिज्म, किसी के अंदर स्लो होगा। सो जेनेटिक डिफरेंस भी होते हैं। देन है सेक्स। सेक्स भी बड़ा इफ़ेक्ट करता है ड्रग मेटाबॉलिज्म को। मेल्स और फीमेल्स के अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म सिमिलर नहीं होता। मेल्स के अंदर ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। सो सेक्स भी इफ़ेक्ट करता है। देन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करेगी, उसकी एज अ रिज़ल्ट एक्सक्रीशन को और उसकी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को भी इफ़ेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल एक रूट ड्रग हमने एडमिनिस्टर की सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, तो वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर आएगी, अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, और एज अ रिज़ल्ट जब वो ब्लड लीवर के अंदर जाएगा तो वहाँ मेटाबोलाइज भी होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो ड्रग आप दे ही ओरल रूट के थ्रू रहे हैं तो वो सबसे पहले पोर्टल सर्कुलेशन में आ रही है और वो सबसे पहले लीवर के अंदर जा रही है और उसके बाद जाके वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आती है। सो उस केस में बहुत सारी ड्रग जो है वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्रोपेनोलोल है, वो जब हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो वो 80% फर्स्ट पास इफ़ेक्ट के नतीजे में ही ख़त्म हो जाती है। सो ये फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्रग मेटाबॉलिज्म के नतीजे को रेगुलेट करने में। देन सर्केडियन रिदम, इसकी ज़्यादा कोई रिसर्च अभी नहीं की गई कि ह्यूमंस के अंदर ये कैसे होता है, लेकिन इतना है कि ये सर्केडियन रिदम जो है
वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म. देन देर आर इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ड्रग मेटाबॉलिज्म. ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. जब आप पेशेंट्स को क्लिनिकल प्रैक्टिस में ड्रग्स एडवाइस करें तो ये कंसेप्ट आपके जहन में बहुत ज़रूरी है. Some drugs either stimulate or inhibit drug metabolism by altering metabolic enzyme activity. मतलब क्या है? कि मतलब ये कि एक पेशेंट जो है वो कोई ड्रग ले रहा है, अगर आपने कोई और ड्रग दी है तो वो बाद में दी जाने वाली ड्रग पहले दी जाने वाली ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकती है. उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा भी सकती है, उसका मेटाबॉलिज्म कम भी कर सकती है. सो लिहाजा आपको उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, इंटर रिलेशन है, उसका पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपने डोजेस सजेस्ट करनी है. वो मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग है फिनोबार्बिटोन. जो फिनोबार्बिटोन है, जब हम ये देते हैं तो जो हमारे पास माइक्रोजोमल एंजाइम्स हैं उनकी इंडक्शन कराती है. माइक्रोजोमल एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है मज़ीद, और जब माइक्रोजोमल एंजाइम ज़्यादा हो गए तो एज अ रिज़ल्ट मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा हो गया, और जब मेटाबॉलिज्म उसका ज़्यादा हो गया तो एज अ रिज़ल्ट जितना मेटाबॉलिज्म का रेट फास्टर होगा उतनी जल्दी वो ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी. क्योंकि शुरू में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्टली बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में ड्रग्स इनएक्टिव हो जाती हैं. सो फिनोबार्बिटोन जब आप दे रहे हैं तो माइक्रोजोमल एंजाइम्स के इंडक्शन के नतीजे में मेटाबॉलिज्म फास्टर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और वो जल्दी ही हमारे पास वाटर सोल्यूबल हो रही है और एक्सक्रीट हो रही है. एज अ रिज़ल्ट उसका एक्शन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है. एग्जाम्पल, क्लिनिकल एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि फिनोबार्बिटोन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफेरिन. वारफेरिन हमें पता है कि एक एंटी कोगुलेंट है. सो आपके पास एक पेशेंट आता है, आपने से सजेस्ट कर दिया वारफेरिन. अब वो वारफेरिन ले रहा है, आपने एक स्पेसिफिक डोज उस पेशेंट की डिजीज़ और कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेट करके उसे बता दिया कि अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट आपको मिले तो आपने 2 गोलियां सुबह खानी है, 2 गोलियां शाम को खानी है. फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि 2 गोलियां आपने सुबह खानी है, 2 गोलियां शाम को खानी है, तभी आपको मैक्सिमम इफ़ेक्ट मिलेगा. अब जब आपने बाद में किसी भी वजह से उसको फिनोबार्बिटोन दी तो वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म फास्टर हो गया, और जब मेटाबॉलिज्म उसका ज़्यादा हो गया तो वो एक्सक्रीट ज़्यादा होगी, और जब एक्सक्रीट ज़्यादा होगी तो उसका एक्शन जल्दी टर्मिनेट हो जाएगा, वो अपना कम एक्शन परफॉर्म करेगी. लिहाजा जो 2 ड्रग्स से 2 गोलियों से उसको मैक्सिमम इफ़ेक्ट मिल रहा था, अब फिनोबार्बिटोन की वजह से मैक्सिमम इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है. सो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने उसको फिनोबार्बिटोन देनी है तो फिर वही इफ़ेक्ट जो 2 गोलियों से आप अचीव करवा रहे थे उसको अचीव करने के लिए वारफेरिन की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी. सो हो सकता है आप 2 की जगह उसको 4 करें. सो ये एग्जांपल है कि किस तरह एक ड्रग दूसरे का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है. बिल्कुल इसी तरह कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं, और जब उनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म कम होता है तो उनकी एक्सक्रीशन कम होती है. तो लंबे समय, लंबे टाइम के लिए, लंबे ड्यूरेशन के लिए वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट रहेंगी, और उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी. फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड जो है वो फेनिटोइन का मेटाबॉलिज्म जो है डिक्रीज़ कर देती है, और एज अ रिज़ल्ट इसका जो एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है. थैंक यू सो मच.